हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जनरल अवेयरनेस की 10वीं क्लास डिस्कस करने वाले हैं। तो 9 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी गई थी जनरल अवेयरनेस की। ये है 10वीं वीडियो और ये जो वीडियो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जिन जिन एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एसएससी में एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो जो है सुपर इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो मैं बता दूं कि प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या थी कुल 16। ठीक है, 16 महाजनपद थे कुल। और हमें कहाँ से पता चलता है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी? तो आपको याद रखना है जैन व बौद्ध धर्म से। ठीक है, जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनसे हमें ये जानकारी मिलती है। जैसे कि एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र ये जो है ये ग्रंथ है जैन धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, और एक और है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। ये दोनों के दोनों ग्रंथ जो हैं हमें महाजनपद के बारे में जानकारी देते हैं कि उस समय महाजनपदों की संख्या जो थी वो कुल 16 थी, जिसमें प्रमुख महाजनपद जो थे जैसे कि कुरु, पांचाल, मत्स्य, गांधार, ठीक, कंबोज, ये सारे जो थे ये प्रमुख महाजनपद थे। और इनमें जो सबसे प्रसिद्ध जनपद था वो था मगध जनपद। ठीक है, मगध जनपद जो था वो सबसे प्रसिद्ध जनपद था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था? कौन सी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था चौथी बौद्ध सभा में। ठीक है, जब बौद्ध धर्म से संबंधित चौथा सम्मेलन करवाया गया था तो उसमें जो है बौद्ध धर्म को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। तो मैं बता दूं आपको चारों के चारों बौद्ध सम्मेलन जो है वो याद रखने हैं कि कब कब हुए थे। तो अगर हम बात करें पहले बौद्ध सम्मेलन की, तो पहला वाला जो था, पहला बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1483 में। ठीक है, 483 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ पर है ये? तो बिहार में है। ठीक है, और उस समय किस राजा का शासनकाल था? तो वो था अजात शत्रु का। अजात शत्रु का उस समय जो है शासनकाल था। अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान जो है पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था 1483 में राजगृह में। और दूसरा जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 383 में, यानी 100 साल बाद। ठीक है ना, 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था ये वाला? तो ये हुआ था वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। और उस समय जो शासक था वो था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में जो है दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तीसरे बौद्ध सम्मेलन की अगर हम बात करें तो तीसरा जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो याद रखना है आपको, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक, जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है, उसके द्वारा करवाया गया था। ये तीसरा ऐसे लिखा जाएगा। और चौथा जो बौद्ध सम्मेलन था, ठीक है ना, चौथा बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1 ईसा पूर्व में। ठीक है, 1 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व में नहीं, ये ईस्वी में हुआ था। 1 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल वन में। कहाँ है कुंडल वन? तो ये है कश्मीर में। ठीक है, कुंडल वन में हुआ था ये सम्मेलन। और इस सम्मेलन जब हुआ था तो उस समय जो शासक था वो था कनिष्ठ। कनिष्ठ किस वंश का शासक था? तो याद रखना, कुषाण वंश का शासक था कनिष्ठ। ठीक है, और याद रखें आप कि चौथे बौद्ध सम्मेलन में जो कि 1 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडल वन में,
और जिसका आयोजन करवाया था कनिष्ठ ने, इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी और सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? ठीक है, ये दो क्वेश्चन देखिए एक ही में आ गया है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी और सोने के जो है सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? ठीक है, तो अगर हम बात करें सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, देखिए दो क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, ये मिस टाइप हो गया इसमें, तो मैं बता दूं सातवाहन वंश की स्थापना जो है ये की गई थी सिमुक के द्वारा। सिमुक के द्वारा जो है सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी 60 ईसा पूर्व में। ठीक है, 60 ईसा पूर्व में। और सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो थी, याद रखना है आपको, प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान, ये सातवाहन वंश की राजधानी थी। ठीक है, और याद रखें आप कि सातवाहन वंश के शासकों ने ही भारत में सबसे ज्यादा सीसे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सीसे के सिक्के जो हैं सातवाहन शासकों ने ही भारत में सबसे अधिक चलाए थे। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के दूसरे क्वेश्चन की कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? तो याद रखना ये चलाए गए थे कुषाण वंश के शासनकाल में। ठीक है, कुषाण वंश के शासनकाल में सर्वाधिक जो है सिक्के, सोने के सिक्के चलाए गए थे। कुषाण वंश की जो स्थापना है ये की गई थी कुजूल कडफिसेस, एक राजा था कुजूल कडफिसेस, इसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। और इस वंश का सबसे जो महान शासक था वो था कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ, ये वही कनिष्ठ है जिसने जो है बौद्ध धर्म का विभाजन करवा दिया था। चौथा बौद्ध सम्मेलन जो है इसी ने ही आयोजित किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा वासुमित्र। ठीक है, वासुमित्र जो था वो अंतिम शासक था कुषाण वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? तो आपको याद रखना है चोल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासन काल में। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के शासन काल में। और भी बातें आपको इसमें याद रखनी है, जैसे कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है वो थे विजयालय। ठीक है, विजयालय के द्वारा जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और चोल वंश की जो राजधानी थी वो थी तंजौर या तंजावुर। ठीक है ना, तंजौर या फिर तंजावुर, ये चीज़ आपको याद रखना है। और चोल वंश जो था, मतलब चोल साम्राज्य समझे आप, तो चोल साम्राज्य में जो उच्च पद के अधिकारी हुआ करते थे उन्हें जो है कहा जाता था पेरुंदरम। पेरुंदरम। और जो निम्न पद के अधिकारी होते थे, निम्न श्रेणी के अधिकारी होते थे, उन्हें कहा जाता था सेरुंदरम। ठीक है, सेरुंदरन। तो ये चीज आपको याद रखना है, उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के अधिकारी को कहा जाता था सेरुंदरम। गुड इवनिंग एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में किस राज्य का वर्णन नहीं है? 30वीं नहीं होगा, यहाँ 6ठी अनुसूची है, ये गलत है, मिस टाइप है ये क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की 6ठी यानी 6th जो अनुसूची है, सेक्शन है, उसमें किस राज्य का वर्णन नहीं है? किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो मैं बता दूं कि जो 6ठी अनुसूची है इसमें 4 राज्यों का वर्णन किया गया है।
तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला है असम, दूसरा है मेघालय, ठीक है, और तीसरा जो राज्य है वो है त्रिपुरा, और चौथा जो राज्य है वो है मिजोरम। इन 4 राज्यों का वर्णन जो है ये किया गया है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में। और 7वीं जो अनुसूची है हमारे संविधान की, देखिए कुल जो अनुसूची, अगर आपसे पूछता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आपका आंसर होगा 8। अगर आपसे सिर्फ पूछता है कि संविधान में कितनी अनुसूची हैं तो आपका आंसर होगा 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो 6ठी अनुसूची के बारे में मैंने आपको बता दिया। 7वीं अनुसूची जो है इसमें वर्णन किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। और जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है भाषा का, ठीक है। कुल संवैधानिक भाषाएं 22 हैं हमारे संविधान में, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368, ठीक है। अनुच्छेद 368 में जो है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। और आपको याद रखना है भारतीय संविधान में आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में किया गया है। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, निर्वाचन आयोग का जो है भारतीय संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 324 से लेकर के 360 में, ठीक है। और ये है आपातकाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो है ये आपातकाल से जुड़े हुए हैं। और अनुच्छेद 368 मैंने आपको बता दिया संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। और जो अनुच्छेद 324 से लेकर 324 से लेकर 360 नहीं है, यहाँ पर 324 से लेकर 329 है, ये गलत लिख गया इधर, 329, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो चलिए कमेंट में आप इसका आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, जितने भी प्रधानमंत्री रहे थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई बने थे जो कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भारत के ये पहले उप प्रधानमंत्री थे। और आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर कि ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में नहीं गए, ठीक है, लोकसभा में नहीं गए, तो वो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह,
ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने शासनकाल के दौरान कभी लोकसभा में नहीं गए थे। गुड इवनिंग एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? कहाँ के राजदूत थे? तो मैं बता दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे हमारे भारत के। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के ही जन्म महोत्सव को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वह कहाँ के राजदूत थे? तो वो एम्बेसडर थे। कहाँ के? तो आपको याद रखना है सोवियत संघ के। ठीक है, सोवियत संघ के ये राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है। तो मैं बता दूं आपको, वलित पर्वत वो होते हैं जो कुछ इस तरीके से जो है धंसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं विश्व में? तो आपको याद रखना है सभी के नाम। पहला तो आ गया भारत का हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत ये वलित पर्वत है भारत का। दूसरा अल्पस, ठीक है ना। तीसरा यूराल पर्वत। चौथा जो है वो है रॉकीज पर्वत। और पांचवा जो आपको याद रखना है एंडीज पर्वत। इतने ठीक है आपके लिए, ठीक है ना। एंडीज पर्वत, ये सारे के सारे जो हैं वलित पर्वत के उदाहरण हैं। हाँ, लोहा पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, करेक्ट आंसर है। देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लोहा पुरुष भी कहा जाता है। संदीप सोनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? यानी कि जो हवा से आकृति बनती है वो कौन कौन सी आकृतियां होती हैं, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है, पहला तो हो गया लैगून। ठीक है, दूसरा होता है बरखान। तीसरा होता है जूगेन। चौथा होता है जो आकृति बनती है वो है यार्डंग। ठीक है, यार्डंग। और पांचवा जो होता है वो होती है पैडी प्लान। और छठी जो आकृति है वो होती है लोएस। ठीक है, और भी कई प्रकार की आकृति होती हैं, लेकिन जो है आपको इन छहों के नाम याद रखने। ये बार बार रिपीटेड हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, सुएज नहर जो है इसका जो निर्माण है वो हो गया था 1869 में। ठीक है, मिस्र से ये नहर निकलती है और ये नहर लगभग 168 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन आपको इतना याद रखना है। और ये जो सुएज नहर है ये दो नहरों को आपस में जोड़ती है, दो सागरों को। कौन कौन से? तो याद रखना है आपको, पहला है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। और दूसरा जो है वो है लाल सागर। लाल सागर। ठीक है, और एक और नहर के बारे में आपको याद रखना है, पनामा नहर। पनामा नहर जो है वो दो सागरों को जोड़ती है। पहला कैरेबियन सागर, ठीक है, कैरेबियन सागर। और दूसरा प्रशांत महासागर। ठीक है, याद रखना आपको, एग्जाम में रिपीटेड है, पूछे जाते हैं।
नहीं, एटलस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कौन सी नदी विषुवत, यहाँ पे विषुवत गलत लिखा हुआ है, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है वो? ठीक, अब ये देखिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। तो इसमें मैं आपको 3 नदियों के बारे में बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है और इस पर लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। तो भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें, इक्वेटर को 2 बार काटने वाली जो नदी है, जैसे मान लिया ये इक्वेटर है, इसको कोई नदी है, अब ये नदी इधर से बह के ये फिर से इधर नीचे की तरफ आ जाती है, तो ऐसी नदी को हम कहते हैं कि ये नदी जो है ये 2 बार इक्वेटर को काट रही है। तो विषुवत रेखा को यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है कांगो नदी। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं, ठीक है ना, जायरे नदी याद रखना है आपको, कांगो नदी या फिर जायरे नदी आपको ऑप्शन में देगा तो आपको करेक्ट आंसर होगा। ये नदी ऐसी है जो 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। एक और नदी है जो आपको याद रखनी है, लिम्पोपो नदी। ये नदी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। और एक और मैं बता दूं, माही नदी, ये भारत की नदी है माही नदी, ठीक है, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये माही नदी जो है ये भारत की नदी है। तो याद रखें, जायरे नदी, लिम्पोपो नदी और माही नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी झील कौन सी है पूछ रहा है, तो याद रखना है आपको, विश्व की सबसे लंबी जो झील है वो है टांगीनिका, ठीक है, सॉरी टांगानिका है, टांगानिका झील। टांगानिका झील जो है ये विश्व की सबसे लंबी झील है, लगभग 660 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील विश्व की, तो याद रखना है आपको, वो है सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील। और अगर आपसे पूछ ले विश्व के खारे पानी की झील, तो आपका आंसर होगा यहां पर कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? तो अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग जो है ये सर्वप्रथम जो है किया गया था विलियम वॉटसन के द्वारा, विलियम वॉटसन के द्वारा, ठीक है, विलियम वॉटसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लाइकेन, तो लाइकेन शब्द का यूज जो है वो किया गया था सबसे पहले थियोफ्रेस्टस के द्वारा, थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था सबसे पहले लाइकेन शब्द का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आपको याद रखना है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जीव है। आपके लिए कमेंट में कमेंट के लिए क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए कि जीव जगत की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा समूह कौन सा है जीव जगत का? ठीक है, जीव जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये बनी होती है लिपिड की, ठीक है, लिपिड की। और अगर आपसे पूछ लेता कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति, तो आपका आंसर होता है यहां पर सेलुलोज की होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है।
सो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पर जो है आप, ठीक है, करेक्ट आंसर है किरण रावत और संदीप सोनी का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।